नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। मैं आशीष आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीएस दरबार में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग मराठा साम्राज्य पढ़ रहे हैं और मैं आप सभी को याद दिलाना चाहूँगा कि हम लोगों ने मराठा साम्राज्य को दो भागों में विभक्त किया था। एक तरफ जो है हमने बताया था कि छत्रपति के अधीन शासन, और दूसरा जो है हम लोग पेशवा के अधीन शासन के बारे में बात करेंगे। तो हम लोगों ने सबसे पहले मराठा साम्राज्य का उदय पढ़ा, उसके बाद में शिवाजी के बारे में जाना, और उसके बाद में जितने भी छत्रपति हुए हैं उनके बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पेशवा के अधीन जो है शासन के बारे में चर्चा करेंगे, तो आप सब वीडियो के लास्ट तक जुड़े रहिएगा। देखिए, हमने बताया था कि छत्रपति के अधीन की अगर बात करें तो हमने बताया था 1664 से लेकर 1713 तक जो है छत्रपति के अधीन रहता है, और उसके बाद में 1713 से 1818 तक जो है पेशवा के अधीन रहता है। तो आज हम लोग पेशवा के अधीन बात करेंगे, तो आप सब हेडिंग डाल लीजिए, पेशवा के अधीन शासन। पेशवा के अधीन शासन। तो देखिए, सबसे पहला पेशवा इधर दे बात करते हैं, तो इसकी पहले समय काल बात कर लेते हैं। तो हम लोग कहेंगे 1713 ईस्वी से 1818 ईस्वी तक। और सबसे पहला पेशवा की बात करेंगे तो बालाजी विश्वनाथ। अब देखो, उधर अगर बात करें, इधर छत्रपति कौन है, तो छत्रपति इस समय है शाहू जी। कौन छत्रपति से है? शाहू जी, 1708 से 1748। ठीक है, इधर जो है छत्रपति हैं शाहू जी, और इधर जो है अब पेशवा बना है बालाजी विश्वनाथ। कब से कब तक? तो 1713 से 1720 ईस्वी तक। हमने बताया था कि वैसे तो बालाजी विश्वनाथ जो है आया था, जब मराठों में सम्मिलित हुआ था, तो वहां पे सबसे पहले सेना करते बनता है, और उसके बाद में फिर ये बन जाता है पेशवा। तो सबसे पहले याद रखना, 1708 में सेना करते नियुक्त किया गया, और उसके बाद में 1713 में क्या बन गया? ये पेशवा बन गया, पेशवा बन गया। और मैंने बताया था कि जैसे ही यह पेशवा बना, इसने जो है पेशवा के पद को वंशानुगत कर दिया। तो यहां पे लिख दे देंगे, पेशवा के पद को वंशानुगत। अब साहू जी जो है, जब वहां से जेल से छूट कर आए थे या कैद से बाहर आए थे, तो जो है वह गद्दी पर किसकी मदद से बैठा था? तो बालाजी विश्वनाथ की मदद से गद्दी पर बैठा था। इसलिए जो है पेशवा को बनाया था बालाजी विश्वनाथ को। और मैंने बताया कि साहू जी नाम मात्र के जो है शासक रह गए हैं। पूरी जितना भी कह सकते हो पावर होगी, वो जो है सत्ता की जितने भी शक्तियां होंगी वो किसके पास होंगी? पेशवा के पास होंगी। तो उसमें भी इसने एक काम कर दिया कि पेशवा के पद को वंशानुगत कर दिया। इसके बाद में 1719 का समय आता है। शासन काल अच्छे तरीके से चल रहा था, अपना धीरे धीरे विस्तार कर रहा था, लेकिन 1719 में इसने जो है मुगलों पर आक्रमण किया, मुगलों पर आक्रमण किया, मुगलों पर आक्रमण किया, वहां पे जीतता है। और उसके बाद में एक संधि होती है, दिल्ली की संधि। कौन सी संधि होती है? दिल्ली की संधि होती है। दिल्ली की संधि को ही, बहुत इंपॉर्टेंट है, दिल्ली की संधि को ही इतिहास में मराठा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। पूछा जाएगा किस संधि को मराठा का जो है मैग्ना कार्टा कहा जाता है, तो हम लोग बताएंगे दिल्ली की संधि को मराठा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसमें क्या हुआ था? इसमें एक इनको संधि में यह बात की गई थी कि चौथ एवं सरदेशमुखी कर ले सकेंगे।
चौथ एवं सरदेशमुखी। हमने बहुत ही अच्छे तरीके से आपको चौथ एवं सरदेशमुखी के बारे में बताया था कि क्या है चौथ और क्या है सरदेशमुखी। इसमें बस बालाजी विश्वनाथ में बस इतना ही याद रखना है, और उसके बाद में 1720 में इसकी मृत्यु हो जाती है, मृत्यु हो गई। अब कहा जाता है कि पहले ही बात यहाँ पे पक्की हो चुकी है कि पेशवा के पद को वंशानुगत कर दिया गया है, तो इसका मतलब यह है कि अब अगला जो है शासक कौन बनेगा या पेशवा कौन बनेगा, तो इसका पुत्र बनेगा। तो उसको देखते हैं। आप सब इसको अगर नोट करना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए शुरू करते हैं आगे, और अगला देखते हैं कि कौन पेशवा बनता है, इसका पुत्र बनेगा। यदि आप सभी को वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप सब कह सकते हो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और यदि अभी तक इसके पिछले वीडियो आपने नहीं देखे हैं, मराठा साम्राज्य में शायद मैंने 3 वीडियो अभी तक बनाए हैं और ये चौथा वीडियो है, तो जिन लोगों ने नहीं देखा है मैंने डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दी है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो आइए आगे हम लोग बात करते हैं, अगला शासक कौन बनेगा। बालाजी विश्वनाथ बाद में बाजीराव प्रथम। बाजीराव प्रथम। शासनकाल की बात करें 1720 ईस्वी से 1740 ईस्वी तक। हाँ, हो सकता है कि आपके दिमाग में एक प्रश्न बढ़ रहा होगा कि वो दिल्ली की संधि हुई थी उस किसके मध्य में हुई थी। तो देखो 1719 का समय है, और मराठों में अगर होगी तो 1719 में जो है अब जो है क्या बोला जाता है, फर्रुखशियर जो है मार दिया जाएगा, क्योंकि सैयद बंधु उस समय बहुत ही शक्तिशाली होते जा रहे हैं। और मैंने बताया था फर्रुखशियर को मारा कैसे गया था, तो फर्रुखशियर को साहू की मदद से मारा गया था। आपने जो है, मैंने जब फर्रुखशियर के बारे में आपको बताया था तो वहाँ पे बताया था क्या करता है कि फर्रुखशियर बहुत ही परेशान हो गया था। किससे? तो हम बात करेंगे सैयद बंधुओं से। तो वो प्लान कर रहा था कि किसी प्रकार से हम सैयद बंधुओं को मारे, परंतु जो है सैयद बंधु अपनी कूटनीति के द्वारा संधि करते हैं किसके साथ? बालाजी विश्वनाथ के साथ, कि ठीक है आप हमारे साथ संधि करिए और उसमें हम आपको चौथ एवं सरदेशमुखी कर लेने देंगे इस क्षेत्र में, उत्तर भारत में। परंतु शर्त यह है कि आपको हमारे साथ मिलकर किसको मारना पड़ेगा? फर्रुखशियर को। तो 1719 में जो है फर्रुखशियर की हत्या कर दी जाती है, याद है ना? इसलिए मैंने बता दिया, हो सकता है आपके दिमाग में कन्फ्यूजन चल रहा हो कि किसके साथ हुई थी। तो दिल्ली की संधि सैयद बंधुओं में हुसैन अली जो थे उनके साथ और बालाजी विश्वनाथ के साथ हुई थी। ठीक है, चलो देखते हैं। बाजीराव प्रथम 1720 से 1740 तक। तो इसमें एक पॉइंट याद रखना है, इसके शासनकाल में सबसे अधिक, या मराठा साम्राज्य का सबसे अधिक विस्तार हुआ। देखो पूछा जाता है कि इसे जो है जिस प्रकार से जो वास्तविक संस्थापक अगर पूछा जाए तो हम किसको बताएंगे? बाजीराव प्रथम को जो है वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। और संस्थापक की बात की जाएगी, मराठा साम्राज्य का संस्थापक किसे कहा जाता है? तो बालाजी विश्वनाथ को। ये आपको याद रखना है। तो हम इसको बोलेंगे मराठा साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक। इसका एक कथन है और उसमें यह कहता है कि मुगल साम्राज्य बिल्कुल खोखला तना है, यदि उसके तने पर हम लोग वार करेंगे तो शाखाएं अपने आप स्वयं टूटकर गिर जाएंगी, और यह समय बहुत ही अच्छा है, हम मराठा साम्राज्य को और विस्तारित कर सकते हैं और एक हिंदू क्षेत्र बना सकते हैं। ये किसने कहा था? तो बाजीराव प्रथम ने। तो ये इसे जो है मराठा साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। और सबसे पहले क्या होता है? 7 मार्च 1728 का समय आता है जब एक युद्ध होता है, पालखेड़ा का युद्ध। किसके इसके बीच में? तो निजाम और किसके मध्य में? तो बाजीराव प्रथम के मध्य में। इसमें जीता कौन? बाजीराव प्रथम जीता और निजाम हार गए। फिर एक संधि होती है, मुंशी शिवगांव की संधि।
कब हुई थी, तो यहाँ पे तारीख भी नोट कर लेते हैं, 16 मार्च 1728। 16 मार्च 1728 को जो है मुंशी शिवगांव की संधि होती है। क्यों होती है? क्योंकि जो है यहाँ पे निजाम हार जाते हैं। अब देखो एक चीज आपको याद रखना है, यहाँ पे युद्ध का नाम क्या है, पालखेड़ा, और एक हुआ था खेड़ा का युद्ध। तो खेड़ा का युद्ध अगर पूछा जाए किस किस के मध्य में हुआ था, तो हम लोग बताएंगे ताराबाई और शाहू के मध्य में। और अगर पालखेड़ा का युद्ध पूछा जाएगा तो निजाम और बाजीराव। तो देखो क्या होता है, जितना पीसीएस हो गया या यूपीएससी हो गया, इसमें क्या करते हैं, एक तरफ जो है संधियां दे देंगे, एक तरफ संधि दे देंगे, या इस तरीके से देंगे कि इन संधियों को क्रमबद्ध कीजिए। तो आपको संधियां बहुत जरूरी है याद करना, और इनके तारीख और सन भी आपको याद होना जरूरी है, क्योंकि आप आधुनिक भारत पढ़ रहे हैं। तो आधुनिक भारत में कहीं ना कहीं आपको जरूरी है कि आप सन याद रखें और तारीख भी याद रखें, क्योंकि आजकल जो पेपर का ट्रेंड है उसमें अब सन से आ गए हैं किस पे, तारीखों पे। तो तारीख भी दी होती है। तो अभी आप जितना ही आगे बढ़ते जाएंगे उतना तारीख जो है महत्वपूर्ण होती जाएंगी। इधर भले ही आप जो है तारीख पर ध्यान ना दें, लेकिन आगे भी जब हम लोग राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ेंगे वहाँ पे तारीखें बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती हैं। ठीक है, तो हमने बताया 16 मार्च 1728 को मुंशी शिवगांव की संधि होती है। आगे फिर अभी निजाम जो है हार नहीं मानेंगे और फिर हमला करेंगे, उसको आगे हम लोग पढ़ेंगे। अब आगे देखते हैं 1731 का समय आता है। 1731 इसमें युद्ध होता है डभोई। इसमें डभोई का युद्ध होता है। मैंने बताया ना कि ये जो बाजीराव प्रथम था, ये लगातार अपना साम्राज्य विस्तारित कर रहा था। तो एक युद्ध होता है डभोई, ये कहाँ, गुजरात में। और वहां पे गुजरात में इस समय यहाँ का जो कह सकते हो एक व्यक्ति था, मराठा ही था, जिसका नाम था त्रयंबक राय। त्रयंबक राव, पूरा नाम लिख लेते हैं, त्रयंबक राव दभावे। ये जो है क्या था, इसकी कहानी थोड़े समझ लेते हैं। यह जो है, ये जो त्रयंबक राव दभावे था, ये मराठा ही था, लेकिन इसको दिया गया था कि गुजरात वाले क्षेत्र में आप चौथ एवं सरदेश मुखी कर वसूल करेंगे। अब इसकी नीयत धीरे धीरे खराब हो गई। इसने देखा कि बहुत यहाँ से चौथ एवं सरदेश मुखी आ रहा है, तो ये स्वयं हड़पना चाहता था। तो ये धीरे धीरे जो है इसके साथ, निजामों के साथ अपना तालमेल बढ़ाने लगा। लेकिन जो है यहाँ पे जाके कौन, तो बाजीराव प्रथम और उनको त्रयंबक राव दभावे को जो है मार देता है, और इस प्रकार से युद्ध होता है डभोई का युद्ध। इतना याद रखना है। फिर समय आता है 1731 में ही एक और होता है। उसमें क्या है, जब मैंने बताया था, जब आपको मैंने सूचीबद्ध किया था, तो वहाँ पे बताया था कि इधर जो है इनकी 3 पत्नियां हो जाएंगी, साई बाई, पुतली बाई, और साथ ही साथ हमने बताया था सोयराबाई। और उसमें मैंने बताया था सोयराबाई का एक पुत्र था राजाराम, और राजाराम की 2 पत्नियां थी, ताराबाई और राजसबाई। और उसके बाद में मैंने बताया था ताराबाई का एक पुत्र था जिसका नाम था, बताएं, शिवाजी द्वितीय, शाबाश। और राजसबाई का पुत्र था संभाजी द्वितीय। अब उधर जो है ताराबाई तो गद्दी से हट गई हैं, इधर कौन बैठा है, शाहू जी। तो उधर जो है संभाजी द्वितीय गद्दी पर बैठा है कोल्हापुर वाले क्षेत्र में, क्योंकि शाहू किस पर बैठे थे, तो सतारा वाले क्षेत्र में बैठे थे। देखो जो साथी हमारे साथ नए जुड़े हैं, मैं इनको बताना चाहूँगा कि आप पिछला वीडियो जरूर देखें, जिसके माध्यम से आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी, नहीं तो कुछ कह सकते हैं बाउंस मारने जैसा हो जाएगा। तो इसलिए आप पिछला वीडियो जरूर देख लें। तो 1731 में क्या होता है, अब संभाजी द्वितीय को पता चला कि चौथ एवं सरदेश जो मुखी है वो बहुत ज़्यादा आ रहा है। क्योंकि आप इधर देखें, अभी मैंने बताया था कि मराठों के साथ जो है संधि हुई थी, दिल्ली की संधि, उसमें कहा गया था, ठीक, और सॉरी मुगलों के साथ, उसमें कहा गया था कि हम जो है चौथ एवं सरदेश मुखी कर लिया करेंगे। तो बहुत आ रहा था। तो संभाजी ने जो है दावा ठोका है कि भैया हमको भी उसका मतलब 50% चाहिए, क्योंकि हम भी तो मराठा साम्राज्य के हैं, हम भी तो वंशज हैं। तो फिर ये जो बाजीराव प्रथम था ये देने को तैयार नहीं था। थोड़ी बहुत छुटपुट लड़ाई होती है, परंतु फिर आखिरी में एक संधि होती है, वारणा की संधि। वारणा की संधि किस किस के मध्य में, तो संभाजी द्वितीय और किसके मध्य में, बाजीराव प्रथम के मध्य में, बाजीराव प्रथम के मध्य में, बाजीराव प्रथम के। इसके अलावा फिर अब समय आ जाता है 1700, फिर पीछे हम लोग बढ़ते हैं, 1728 में पहुंचते हैं। ये तो वाला क्षेत्र हो गया, ये कोल्हापुर वाला, चलो ये गुजरात वाले क्षेत्र से संबंधित है, ये कोल्हापुर से संबंधित है। अब समझते हैं मालवा वाले क्षेत्र में। 1728 का समय है मालवा। क्या था, मालवा वाला जो क्षेत्र है ये इलाहाबाद जो कह सकते हो सूबा था, उसके अंतर्गत आता था। वहां पे गिरधर राव एक व्यक्ति था। कौन था, गिरधर राव।
ये मुगलों की तरफ से नियुक्त था और वहां पे फिर युद्ध होता है एक मालवा वाले क्षेत्र में, अजमेरा का युद्ध, अजमेरा का युद्ध। दोस्तों हम लोग ऐसे युद्ध पढ़ते नहीं है क्योंकि हम लोग ऊपर ऊपर पढ़ लेते हैं और अंदरूनी ज्ञान हम लोग लेते नहीं है कि थोड़ा डीपली वाला। तो उसमें क्या होता है, अब आपके सामने पेपर में आ जाएगा कि अजमेरा का युद्ध कब हुआ था, तुम तो देखोगे अरे ये तो पहली बार आया है, ये कौन सा युद्ध है, ना हमने कभी सुना था, ना जाना था, ना कहीं पे लिखा देखा था। तो ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं तो आपको लगता है कि ये तो आउट ऑफ सिलेबस है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, हम लोग अच्छे तरीके से उसको पढ़ा नहीं होता है, इसलिए समझ में नहीं आता है। तो 1728 में एक युद्ध हुआ, अजमेरा का युद्ध, गिरधर राव और किस किस के मध्य में, बाजीराव, यहाँ पे लिख देते हैं बाजीराव प्रथम के मध्य में। और इसमें क्या होना था, बाजीराव प्रथम जीता, हारा कौन, गिरधर राव। इसके बाद में इसमें ज्यादा कुछ खास पॉइंट याद नहीं रखने हैं। और जब ये जो है, जो बाजीराव प्रथम था धीरे धीरे वृद्ध होता जा रहा था, तो जब अंत समय इसका आया तो उस समय मराठा साम्राज्य कई भागों में बट गया था। तो कौन कौन से, तो देखना है। एक तो हम कहेंगे पूना के पेशवा, नागपुर के भोसले, पूना के पेशवा, नागपुर के भोसले। अगला बड़ौदा के गायकवाड़, ग्वालियर के सिंधिया, ग्वालियर के सिंधिया। और लास्ट इंदौर के होलकर, इंदौर के होलकर। अभी तक मराठा साम्राज्य एकजुट होकर लड़ रहा था, लेकिन यहां से क्या होगा कि अलग अलग क्षेत्रों में बट गए। पूना के पेशवा हो गए, नागपुर के भोसले हो गए, बड़ौदा के गायकवाड़ हो गए, ग्वालियर के सिंधिया हो गए, इंदौर के होलकर हो गए। ये अपनी स्वयं की अलग अलग गद्दी स्थापित करना शुरू कर दिए। तो धीरे धीरे मुगलों का क्या होगा, विघटन होगा। तो इसके चलते अब यहाँ पे ये आपको याद रखना है, कभी कभी एक तरफ दे देते हैं इनके क्षेत्र और एक तरफ इनका क्रम दे देते हैं कि सिंधिया होंगे, होलकर होंगे, इनको सुमेचित कीजिए। तो आप इसको बहुत ही महत्वपूर्ण कैटेगरी में आप इसको रख लें, वेरी इंपॉर्टेंट कर दें। इसके बाद में क्या होता है, बाजीराव प्रथम की मृत्यु हो जाती है कब, 1740 में। और इसके बाद में पुनः इसका पुत्र गद्दी पर बैठता है। तो अगर आप सब स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप सब ले सकते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यदि दोस्तों कोई चीजें आपको नहीं समझ में आती हैं तो आप कमेंट कर दिया करें, हम वहां पे बताने का प्रयास कर लेंगे कि अगले वीडियो में कि कौन चीजें नहीं समझ में आई हैं। ठीक है, अगले शासक बैठेंगे बालाजी बाजीराव। बालाजी बाजीराव याद रखना है। कैसे याद रखना है, तो बालाजी क्या था, बालाजी विश्वनाथ पहला था। और बाजीराव की बात करेंगे तो कौन था, तो द्वितीय जो है पेशवा था, या कह सकते हो। तो इसलिए बालाजी उसके नाम से फर्स्ट वाला हो गया और बाजीराव सेकंड वाले। इसके शासनकाल की बात करें तो 1740 से 1761। अब इसमें क्या होता है आप सभी को याद रखना है, 1748 में साहू जी की मृत्यु हो गई। 1748 नहीं, 1749 में साहू जी की मृत्यु हो गई। साहू जी की मृत्यु हो जाती है 1748 में 49 में। और उधर 1748 में निजाम उल मुल्क की जो है मृत्यु हो गई है। तो इसके बाद में फिर क्या होता है, इसमें एक पॉइंट और याद रखना है, पूछा जाता है किस पेशवा के समय मराठा साम्राज्य का सबसे ज्यादा विस्तार था या क्षेत्र था। विस्तार तो जो है इसके पिछले वाले में अगर बात करेंगे तो बाजीराव प्रथम में हुआ था, लेकिन सबसे अधिक क्षेत्र किस पेशवा के पास था, तो बालाजी बाजीराव सबसे अधिक क्षेत्र। अब क्या होता है भैया, अब कहानी शुरू होगी पानीपत का तृतीय युद्ध। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761। इस वीडियो को दोस्तों हम लोग अलग से पढ़ेंगे, पानीपत का तृतीय युद्ध अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद में फिर जो पेशवा और रहेंगे उनको फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और वहां पे हम लोग अगले वीडियो में ये जरूर जानेंगे कि पानीपत का युद्ध के कारण क्या थे, क्या निष्कर्ष रहा, मराठों की इससे स्थिति क्या बनी, उन सभी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं।
आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।